हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन एक नया कोशिकांग लाइसोसोम, जिसमें लयनकारी एंजाइम संग्रहित होते हैं। लाइसोसोम लाइटिक एंजाइम्स, अम्लीय माध्यम में काम करने वाले, जल अपघटन करने वाले एंजाइम्स। इसलिए इसको लाइसोसोम्स कहते हैं, क्योंकि लयन करने वाले एंजाइम का संग्रह करता है ये। और अपन जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में इकाई कला से घिरा हुआ कोई और कोशिकांग नहीं होता, केवल बाहर होती है प्लाज्मा कला। इसके अलावा और कहीं कोई कोशिकांग ऐसा नहीं होता जिस पर मेम्ब्रेन हो। तो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, केवल यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। और यूकैरियोट्स में इनकी संख्या 15 से 20 तक सामान्य कोशिकाओं में, लेकिन भक्षाणु कोशिकाएं जैसे WBC में, जैसे यकृत की कुफर सेल्स में, जैसे लंग्स की डस्ट सेल्स में इनकी संख्या ज़्यादा होती है। तो बात इतिहास की भी कर लेते हैं अपन। इनकी खोज डी डुवे ने 1955 में की, और एक बहुत महत्वपूर्ण खोज थी ये। 1974 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। और स्वान ने बतलाया कि लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी कायल से होता है। तो लाइसोसोम गोल्जी कायल के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर अपन साइज़ की बात करें इनकी, तो यूजुअल साइज तो इनकी 0.3 to 0.4 म्यू है, लेकिन रेंज इनकी 0.1 से लेकर 1.2 म्यू तक है। इनको आत्मघाती धानी भी कहते हैं, सुसाइडल बैग्स कहते हैं। कोशिका इनके द्वारा आत्महत्या करती है। बहुत बार मेड सेल्स बन जाती है हमारे शरीर में। ऐसी कोशिकाएं हैं जो पूरे शरीर का नुकसान पहुंचा सकती हैं, पूरे शरीर को मार सकती हैं। तो ये कोशिकाएं खुद सुसाइड कर लेती हैं, जिससे बाकी का शरीर बचा रहे। और इस काम में उनकी सहायता करता है ये लाइसोसोम। लाइसोसोम का एंजाइम पूरी कोशिका को ही समाप्त कर देते हैं। ये कोशिकाओं के द्वारा सुसाइड या आत्मघात कहा जाता है, और इनकी सहायता से होता है, लाइसोसोम की सहायता से होता है। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग्स कहते हैं। और कोशिका का प्रोग्राम बनाकर मरना, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, तय करके मरना, ये एपोप्टोसिस कहलाता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ को एपोप्टोसिस कहते हैं। प्रोग्राम बनाकर स्टेप वाइज मरना, ये एपोप्टोसिस है। और इस काम में ये लाइसोसोम सहायता करता है। फिर अपन अम्लीय माध्यम की बात करें, माध्यम की बात करें, तो pH की बात करेंगे तो 7 pH ऐसा होता है जो उदासीन होता है, ना वो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लॉग वो pH कहलाता है। 7 माध्यम में वो ना अम्लीय होता है ना क्षारीय है। जैसे शुद्ध जल का pH 7 होता है। अब इससे जितना ऊपर होता है pH वो क्षारीय होता है, जितना नीचे होता है वो अम्लीय होता है। 7 से जितना नीचे होगा उतना अधिक अम्लीय होगा, 7 से जितना ऊपर होगा उतना अधिक क्षारीय होगा। तो लाइसोसोम के एंजाइम काम करते हैं अम्लीय माध्यम में, और इनका रेंज है 0.4 और इनका रेंज है 4.5 से लेकर 5 तक। इस माध्यम में, इस pH पर काम करते हैं, इस अम्लीय माध्यम में काम करते हैं। जबकि कोशिका का तरल, कोशिका के तरल को साइटोसोल कहते हैं अपन। साइटोप्लाज्म में कोशिकांग भी शामिल हैं। तो कोशिकांगों के अलावा जितना तरल भाग है कोशिका का वो साइटोसोल कहलाता है। और उस साइटोसोल का pH होता है 7.2, यानी हल्का सा वो क्षारीय होता है। लाइसोसोम में बहुरूपता पाई जाती है, यानी एक से अधिक रूपों में मिलता है। इसको पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। और इसके जो रूप हैं उनको समझते हैं अपन। एक है प्राइमरी लाइसोसोम, प्राथमिक लाइसोसोम। और प्राथमिक लाइसोसोम उसको कहते हैं जो काम नहीं कर रहा है, जो आराम कर रहा है। और काम क्या है? पाचन है काम। तो जो पाचन नहीं कर रहा है वो लाइसोसोम प्राइमरी कहलाता है। और इसके अंदर एंजाइम भी निष्क्रिय होते हैं। और अपन जानते हैं निष्क्रिय एंजाइम को जाइमोजन कहते हैं। तो जाइमोजन का संग्रह करने वाला लाइसोसोम प्राइमरी कहलाता है या प्राथमिक कहलाता है। अब इसकी तुलना में सेकेंडरी किसको कहेंगे? अपन समझ सकते हैं कि जो काम कर रहा है वो सेकेंडरी है, यानी पाचन कर रहा लाइसोसोम सेकेंडरी कहलाता है। अब किसका पाचन कर रहा है इसके आधार पर फिर ये 2 प्रकार का है। स्वयं का ही कोई कोशिकांग है जो अनुपयोगी हो चुका है। जैसे मान लो कोई राइबोसोम पुराना हो गया और अब उसका उपयोग नहीं हो सकता, अब वो किसी काम का नहीं रहा। उसके अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन हो गए कि अब वो काम का नहीं रहा। उसकी प्रोटीन कुछ खराब हो गई या उसका RNA कुछ खराब हो गया। तो कोशिका इनका क्या करे? कोशिका इस भार को कब तक ढोएगी? तो कोशिका में इन चीज़ों का पाचन होता है। पाचन करने वाला ये लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम इसको खा जाएगा, उसका पाचन करेगा। स्वयं कोशिका के ही किसी अनुपयोगी कोशिका का पाचन करा लाइसोसोम, वो तो कहलाता है ऑटोफेगोसोम या ऑटोफेजिक वैक्यूल या स्वयं भक्षाणुधानी। और बाहर से कोई पदार्थ आता है, जैसे कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर गया या बैक्टीरिया को खाया कोशिका ने, दोनों स्थितियां हैं। बैक्टीरिया अपने
इच्छा से प्रवेश करता है या अपनी इच्छा के विपरीत प्रवेश करा लिया जाता है, जैसे भक्षणु कोशिकाएं खा जाती हैं बैक्टीरिया को, तो क्या करें इस बैक्टीरिया का, वो इसका पाचन करेंगे। तो बैक्टीरिया का पाचन कर रहा यानी बाहर के पदार्थ का पाचन कर रहा लाइसोसोम वो हेट्रोफेगोसोम या हेट्रोफेजिक वैक्यूल या परभक्षणुधानी कहलाता है। तो किसका पाचन हो रहा है इसके आधार पर फिर ये दो प्रकार के हो गए, ऑटोफेगोसोम और हेट्रोफेगोसोम। तीसरे प्रकार के लाइसोसोम टर्सरी या तृतीयक, पाचन हो चुका है, पाचन के बाद में पचित पदार्थों का अवशोषण भी हो गया, जो उपयोगी पदार्थ थे उनका अवशोषण हो गया, और जो पदार्थ पच नहीं सके वो भरे हुए हैं लाइसोसोम में, और ये टर्सरी कहलाता है। अपचित पदार्थों से भरा हुआ लाइसोसोम टर्सरी कहलाता है। इसका क्या हो, इसको बाहर निष्कासित करेगी कोशिका, इसको बहिक्षेपण या एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। और इसी प्रोसेस का एक और नाम है सेल वोमिटिंग, कोशिका के द्वारा वमन करना, उल्टी करना, और एक और नाम है इमियोसाइटोसिस। इस प्रकार इस प्रोसेस के द्वारा कोशिका इनसे मुक्ति पा लेती है। तो कोशिका के अंदर पदार्थों का प्रवेश तो एंडोसाइटोसिस कहलाता है, और कोशिका के द्वारा पदार्थों को बाहर निकालना ये एक्सोसाइटोसिस कहलाता है, अंतःक्षेपण और बहिक्षेपण। इस प्रकार ये तीन प्रकार के लाइसोसोम, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब अपन लाइसोसोम के एंजाइम्स को समझते हैं। तो एंजाइम्स तो 50 प्रकार के हैं, लेकिन उनका सबस्ट्रेट क्या है, यानी वो किसका पाचन करते हैं, इसके आधार पर उनको ग्रुप्स में बांटा हुआ है। अब इनमें पहला है एसिड फॉस्फेटेज, अम्लीय माध्यम में फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ने वाला। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज और फॉस्फेट में तोड़ने वाला अम्लीय माध्यम में ये एसिड फॉस्फेटेज, इसको मार्कर एंजाइम भी कहते हैं, सबसे प्रमुख एंजाइम मानते हैं इसको। यानी यदि किसी कोशिका में लाइसोसोम की एक्टिविटी बढ़ती है तो ये एंजाइम बढ़ जाता है, इस एंजाइम की क्रिया बढ़ जाती है, इसलिए इसको मार्कर एंजाइम कहते हैं। फिर दूसरा है शर्करा का पाचन करने वाला, और अपन जानते हैं कि शर्कराओं में मोनोसेक्राइड इकाइयों के बीच में ग्लाइकोसाइड बॉन्ड होते हैं, तो ग्लाइकोसाइड बॉन्ड को तोड़ने वाले ग्लाइकोसाइडेज कहलाते हैं। ये दूसरा ग्रुप हो गया। और तीसरा ग्रुप लिपिड का पाचन करने वाले, वसा का पाचन करने वाले, तो लिपिड का पाचन करने वाले लाइपेज कहलाते हैं, ये तो सामान्य नाम हो गया। और लिपिड में एस्टर बॉन्ड पाया जाता है, और एस्टर बॉन्ड का पाचन करने वाले यानी इसको तोड़ने वाले, इसका जल अपघटन करने वाले वो एस्ट्रेज कहलाते हैं, लाइपेज या एस्ट्रेज। ये तोड़ने का काम किस तरह से हो रहा है, जल का अणु जोड़कर तोड़ा जाता है बॉन्ड्स को। नेक्स्ट है प्रोटीएजेज या पेप्टाइडेज, और अपन जानते हैं प्रोटीन के अंदर होता है अमीनो अम्लों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़कर प्रोटीन में से अमीनो अम्लों को अलग करने वाले एंजाइम कहलाते हैं पेप्टाइडेज या प्रोटीएज। नेक्स्ट है आरएनए का पाचन करने वाले, आरएनए को तोड़ने वाले आरएनएज, और इसी तरह से डीएनए को तोड़ने वाले डीएनएज, डीएनए का पाचन करने वाले डीएनएज। और जिस तरह से फॉस्फेट समूह को अलग किया जाता है उस तरह से सल्फेट समूह को अलग करना, एस्टर बॉन्ड के रूप में सल्फेट भी होता है, जिस तरह से फॉस्फेट होता है एस्टर बॉन्ड के रूप में उस तरह से सल्फेट भी होता है। तो सल्फेट समूह को अलग करने वाले एंजाइम कहलाते हैं सल्फेटेज। इस प्रकार ये प्रमुख क्लास हैं, ग्रुप हैं एंजाइम्स के, एंजाइम नहीं है एंजाइम्स के, ये ग्रुप हैं। इस प्रकार 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में। नोविकोफ ने एक टर्म दी GERL, जी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए, और L लाइसोसोम के लिए। इन तीनों कोशिकांगों में क्रियात्मक संबंध है, फंक्शनल रिलेशनशिप है, ये आपस में काम से जुड़े हुए हैं, और इनकी मेम्ब्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाती है। अब बात करते हैं अपन लाइसोसोम कैसे बनते हैं, लाइसोसोम के एंजाइम कैसे बनते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बात शुरू करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो भाग जिसमें राइबोसोम होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है, RER, और यहाँ राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन बनती हैं। ये प्रोटीन राइबोसोम के ल्यूमन में, उसकी कैविटी में एंटर करती हैं। इन प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग होती है, कुछ काट छांट होती है, और यहाँ पर एक खास तरह का मॉलिक्यूल मैनोज 6 फॉस्फेट जोड़ा जाता है इनसे,
और ये क्रिया टैग करना कहलाती है, लेबल लग गया इनके। तो ये प्रोटीन जिनके साथ में मैनोज 6 फॉस्फेट जोड़ा गया है, ये प्रोटीन ट्यूब्यूल के द्वारा पहुंचती हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की सिस्टर्नी में इन प्रोटीन की और प्रोसेसिंग होती है और इनको एंजाइम के रूप में बदला जाता है जो निष्क्रिय हैं, और इनको छोटी वेसिकल्स में बंद कर दिया जाता है, उन वेसिकल्स जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बन रही हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के ये प्रोटीन या एंजाइम का पहले का रूप ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स में आया, एंजाइम में बदला और वेसिकल में बंद हो गया। अब एक तरह की वेसिकल और होती है जिनको एंडोसोम कहते हैं। इन एंडोसोम का पीएच भी एसिडिक होता है, और ये एंडोसोम जब इन वेसिकल से फ्यूज होता है, इनसे जुड़ जाता है, तो इस वेसिकल का पीएच भी हल्का सा एसिडिक हो जाता है, और इस एसिडिक पीएच के कारण ये मैनोज 6 फॉस्फेट इससे हट जाता है। तो मैनोज 6 फॉस्फेट को जोड़ने के लिए इन वेसिकल्स में एक रिसेप्टर है, मैनोज 6 फॉस्फेट रिसेप्टर, जिनकी सहायता से मैनोज 6 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, और मैनोज 6 फॉस्फेट की सहायता से ये प्रोटीन जुड़ी हुई है। अब मैनोज 6 फॉस्फेट हट जाएगा तो ये प्रोटीन फ्री हो जाएगी। क्या है ये? निष्क्रिय एंजाइम है। तो ये जो संरचना बनी ये लाइसोसोम बनी, और ये लाइसोसोम अब काम आएगी फूड वैक्यूल के साथ में। तो अपन यहाँ देखते हैं, अपन ये लाल रंग की जो डॉट बना रखी है वो बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया का भक्षण किया ये हमारी जैसे WBC ने, तो ये फैगोसाइटोसिस कहलाता है, और ये फूड वैक्यूल बन गया। इस फूड वैक्यूल के पास में आती हैं लाइसोसोम्स, उसको घेर लेती हैं और उसके साथ में फ्यूज हो जाती हैं, इसके साथ जुड़ जाती हैं। तो ये एक बड़ी संरचना बन गई, लाइसोसोम के एंजाइम से पहुंच गए। इस मेम्ब्रेन पर होते हैं प्रोटॉन पंप, और ये प्रोटॉन पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट से इसमें H आयंस भेजते हैं। तो H आयन बढ़ेंगे तो पीएच कम होती जाएगी, पीएच कम होती जाएगी तो एंजाइम सक्रिय होंगे, और सक्रिय होकर इस बैक्टीरिया का पाचन करेंगे। पाचन करने के बाद में अवशोषण करेंगे, और अवशोषण के बाद में जो ये रेजिडुअल बॉडी, रेजिडुअल पार्ट रह गया, इस वाले लाइसोसोम को अपन रेजिडुअल बॉडी या टर्सरी लाइसोसोम कहते हैं, और ये इन अपचित पदार्थों को बाहर निकालेगा। और इन अपचित पदार्थों को बाहर निकालना वो एक्सोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस से बात शुरू हुई और एक्सोसाइटोसिस में आगे समाप्त हो गई, और बीच में बैक्टीरिया का पाचन हो गया, और बचे हुए पदार्थ जो उपयोगी थे उनका अवशोषण हो गया, अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निष्कासित कर दिया। तो लाइसोसोम की पूरी स्टोरी है। तो इस लाइसोसोम की मेम्ब्रेन का क्या हुआ? लाइसोसोम की मेम्ब्रेन इस सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट बन जाएगी। तो यहाँ से जो वैक्यूल बना था वो सेल मेम्ब्रेन से बना था, अंत में वापस ये सेल मेम्ब्रेन में मिल जाएगी, इसकी मेम्ब्रेन विलीन हो जाएगी। लाइसोसोम की मेम्ब्रेन विलीन हो जाती है सेल मेम्ब्रेन में। अब अपन राइबोसोम के महत्व की बात करेंगे, कार्य की बात करेंगे। इनमें 2 पॉइंट इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग भी हैं, इसलिए महत्व कहना ज़्यादा ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का। तो कार्य की श्रेणी में बात करें तो पहला पॉइंट है इंट्रासेलुलर डाइजेशन, कोशिका के अंदर पाचन, भोजन धानी के अंदर पाचन। दूसरा पॉइंट है जो अनुपयोगी कोशिकांग हो गए, जैसे राइबोसोम अनुपयोगी हो गया, बेकार हो गया, तो उसका पाचन भी लाइसोसोम ही करता है। तीसरा है वेस्ट डिस्पोजल, जैसे कोशिका के अंदर कोई टूट फूट से कोई डिब्रेस बन गया, या भोजन धानी के अंदर जो अपचित पदार्थ इकट्ठा हो गया उसको बाहर निकालना, एक्सोसाइटोसिस या इम्यूसाइटोसिस या सेल वोमिटिंग कहलाता है, वो भी लाइसोसोम का काम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ये लाइसोसोम प्रतिरक्षा तंत्र का एक भाग है। बैक्टीरिया वायरस जो प्रवेश कर जाते हैं उनको मारने का काम भी लाइसोसोम करता है, इसलिए ये प्रतिरक्षा तंत्र का भाग है। नेक्स्ट पॉइंट है जो अनावश्यक कोशिकाएं बन जाती हैं जो घातक है शरीर के लिए, जो शरीर को मार देंगी, उन कोशिकाओं को समाप्त करके ये खुद भी समाप्त हो जाता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं अपन। फिर एक इम्पोर्टेंट काम और है, शुक्राणु के अंदर एक्रोजोम होता है सबसे आगे के भाग में, और वो अंडे की मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करके निषेचन में सहायता करता है। तो इस प्रकार एक्रोजोम के रूप में ये निषेचन में सहायता करता है, और यदि एक्रोजोम नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा और जनन नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्राइनोफेगी। क्राइनोफेगी का काम ये थायराइड ग्रंथि के अंदर थायरोक्सिन को मुक्त करने से संबंधित है।
थायरोक्सिन का संग्रह एक खास तरह की प्रोटीन के साथ जोड़कर किया जाता है और इस प्रोटीन का पाचन लाइसोसोम के एंजाइम के द्वारा होता है, तब थायरोक्सिन मुक्त होकर स्रावित होती है और यह क्रिया क्राइनोफेगी कहलाती है। फिर 2 पॉइंट हैं, ये इनकी बीमारियों से संबंधित हैं। एक तो बीमारी है ब्लड कैंसर, और ब्लड कैंसर जुड़ा हुआ है 22वें क्रोमोसोम से, और 22वें क्रोमोसोम की छोटी भुजा का आंशिक पाचन हुआ लाइसोसोम के एंजाइम के द्वारा, और ये जो गुणसूत्र बना उसको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम वो नामकरण अमेरिका का शहर एक फिलाडेल्फिया उसके आधार पर है। तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के कारण ब्लड कैंसर होता है, तो एक खतरनाक बीमारी है ये। फिर लास्ट पॉइंट है कि कुछ पदार्थों के अधिक संग्रह के रोग होते हैं हमारे शरीर में, और वो आनुवंशिकी रोग हैं, और वो लाइसोसोम के रोग भी हैं, वो उपापचय के रोग भी कहलाते हैं। लाइसोसोम के इसलिए कि जो एंजाइम लाइसोसोम में संग्रहित होते हैं, जो बन के इकट्ठे होते हैं, उन को बनाने वाले जीन में म्यूटेशन हो गया, और उसमें म्यूटेशन के कारण ये एंजाइम नहीं बनते, और एंजाइम के नहीं बनने के कारण कुछ पदार्थों का जो विखंडन होता है वो नहीं हो पाता है, इसलिए इनका अधिक संग्रह होता है। और अधिक संग्रह के कारण फिर बहुत सारे काम प्रभावित होते हैं। जैसे मस्तिष्क में कुछ पदार्थों का संग्रहित होगा, जैसे मस्तिष्क में कुछ पदार्थों का संग्रह होगा, तो मस्तिष्क के जो सेंटर्स हैं काम करने वाले, वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, उसके कारण खतरनाक रोग होते हैं, संग्रह के रोग कहते हैं इनको। और जीन में म्यूटेशन के कारण हुए, इसलिए इनको आनुवंशिकी रोग भी कहते हैं। और 500 में से एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जो इस प्रकार के रोगों के साथ में होता है, तो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें जैसे हर्लर का रोग है, क्राबे का रोग है, निमान-पिक का रोग है, जैसे एमएलडी रोग है, जैसे ग्रोसर्स डिजीज है। ये कुछ रोग हैं जो आनुवंशिकी रोग हैं या लाइसोसोमल डिजीजेज हैं। लाइसोसोम से जुड़े हुए और पॉइंट्स जिन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आते हैं वो, कि लाइसोसोमल स्टेबलाइजर और लाइसोसोमल लेबिलाइजर किनको कहते हैं। लाइसोसोम के मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने वाले, उसकी स्थिरता को बढ़ाने वाले स्टेबलाइजर कहलाते हैं। और स्टेबलाइजर में है जैसे कोलेस्ट्रॉल है, जैसे कोर्टिसोल है, कोर्टिसोन है, जैसे एंटीहिस्टामिन्स जो एलर्जी की क्रियाओं को रोकते हैं, जो एलर्जी को रोकते हैं, उनको अपन एंटीहिस्टामिन्स कहते हैं। और इस प्रकार से एंटी मलेरियल ड्रग क्लोरोक्विन, ये लाइसोसोम की स्थिरता को बढ़ाते हैं, स्थायित्व को बढ़ाते हैं। और एक लाइसोसोमल लेबिलाइजर जो लाइसोसोम की स्थिरता को कम करते हैं। उनके अंदर जो स्टेरॉइड हार्मोन है, जैसे प्रोजेस्टेरोन है, जैसे एस्ट्रोजन है, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, ये इसके टूटने को बढ़ाते हैं। और इसी तरह से एक विटामिन भी है, विटामिन ए, ये सब लाइसोसोमल लेबिलाइजर कहलाते हैं। अब थोड़ी सी बात अपन लाइसोसोम के ऊपर जो मुश्किल से प्रश्न बनते हैं, जो अनयूजुअल प्रश्न बनते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। लाइसोसोम में खास तरह की प्रोटीन पाई जाती हैं, लैम्प, लाइसोसोम एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन पर पाई जाने वाली खास तरह की प्रोटीन है, लैम्प प्रोटीन कहते हैं, जो 4 प्रकार की हैं, 1, 2, 3, 4। और 2 प्रकार की और मेम्ब्रेन में और प्रोटीन पाई जाती हैं, जिनको CD68 और CD69 कहते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के अंदर पाई जाती हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहलाती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात, ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज एंजाइम है एक, इस एंजाइम का लाइसोसोम की डिस्कवरी के साथ में क्या संबंध है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। डीडवे और उनकी टीम इंसुलिन पर काम कर रही थी। इंसुलिन और डायबिटीज़, इंसुलिन का टारगेट ऑर्गन है लीवर, टारगेट सेल्स है लीवर के सेल्स। और ये उसको पता था कि इंसुलिन का पहला टारगेट एंजाइम ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज है, और इस रिसर्च के लिए वो आइसोलेट करना चाह रहे थे इस एंजाइम को, लेकिन ये एंजाइम आइसोलेट नहीं हो पा रहा था उनसे, और इसलिए उन्होंने कई तरह से प्रयास किए, और कई तरह से प्रयास करने के दौरान ही उनको लाइसोसोम की खोज करने का श्रेय मिला, लाइसोसोम की खोज की उन्होंने। तो इस प्रकार हमारी तात्कालिक असफलताएं कई बार कितनी बड़ी सफलता का कारण बनती हैं। शायद आसानी से ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज मिल जाता उनको, और वो मुश्किल दूसरे तरीके और नहीं अपनाते ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज को आइसोलेट करने के, तो ये डिस्कवरी नहीं होती, नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता, और ये ख्याति नहीं मिलती। तो ये बात इसलिए बताई है कि थोड़ी सी असफलता से हमें हताश होकर नहीं बैठना चाहिए। हो सकता है कि कोई और चीज़ छुपी हुई हो इस असफलता के पीछे, और कोई बड़ी कामयाबी मिलने वाली हो। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि प्लांट सेल्स में लाइसोसोम की क्या स्थिति है।
प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है और सेल वॉल होने के कारण प्लांट सेल्स फेगोसाइटोसिस नहीं कर सकते हैं, तो उनमें फूड वैक्यूल भी नहीं बनेंगे, तो उनमें लाइसोसोम की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इंट्रासेलुलर डाइजेशन वैसे नहीं हो पाएगा जैसे एनिमल्स में होता है। इसलिए एनिमल्स की तरह का लाइसोसोम प्लांट सेल्स में नहीं होता। लेकिन स्पिरोसोम, एलियरोन ग्रेन्यूल्स और कुछ वैक्यूल्स में लाइसोसोम की तरह का कुछ समानता लिए हुए, नॉट एग्जैक्टली, कुछ समानता लिए हुए एंजाइम का तंत्र पाया जाता है। इसलिए इन संरचनाओं को लाइसोसोम के समान माना जाता है या इन संरचनाओं की तुलना लाइसोसोम से की जाती है। इस प्रकार अपन ने लाइसोसोम के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है और लाइसोसोम के ऊपर बनने वाले सारे प्रश्नों के जवाब अपन दे सकते हैं। चलते चलते एक बात आखिर में, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने कमेंट अवश्य दें, आपका हर कमेंट मेरे को अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक बाय।